क्वेश्चन है, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाले निम्न में से एक कोई थे? जल्दी बताइएगा। Who among the following was the first to present a statistical estimate of average per capita income of India? भारत की प्रति व्यक्ति आय के बारे में पहली बारी क्या है, जरा बताइए किसने बताया? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी.के. गोखले, फिरोज शाह मेहता। क्या है सही आंसर? जल्दी बताइए सारे बच्चे, सभी लाडले आंसर करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया है अच्छा है, बढ़िया है। देखिए यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में, पहली बारी नेशनल इनकम की कहीं बात होती है, ठीक है कि नहीं? नेशनल इनकम की पहली बारी कोई बात करता है तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत के वयोवृद्ध के नाम से जानते हैं, अर्थशास्त्री हैं। यहाँ पे ये कई बातें बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। उनमें से ड्रेन ऑफ वेल्थ एक थ्योरी है इनकी, धन का निष्कासन, के भारत से अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पैसा ढो ढो के लेके जा रहे हैं, पैसा क्या कर रहे हैं, भर भर के लेकर के जा रहे हैं। ये किसने बताया? ये बताया दादा भाई नौरोजी साहब ने। इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से बताया कि भाई किन किन तरीकों से ब्रिटिश भारत से पैसा लेकर के जा रहे हैं, इन्होंने ही बताया। इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में इन्होंने कहा गरीबी का एकमात्र कोई कारण है, वो है अंग्रेज और अंग्रेजों की नीति, यानी उनकी पॉलिसियां जो हैं वही जिम्मेदार हैं भारत की गरीबी के लिए, भारत की भुखमरी के लिए, भारत की आर्थिक तंगाली के लिए। भारत को गरीबी के जो गड्ढा है, गर्त है, उसमें डालने का काम अगर किया है तो अंग्रेजों ने और अंग्रेजों की नीतियों ने किया है। ये थ्योरी देने वाले थे दादा भाई नौरोजी साहब। तो यहां पे आप देखेंगे इन्होंने नेशनल इनकम के बारे में बताया पहली बारी, राष्ट्रीय आय की उन्होंने क्या करी, पहली बारी उन्होंने गणना करके बताया हमको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अब नेशनल इनकम के बारे में आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हमने कई बारी बताया भी है। राष्ट्रीय आय की जब बात करी जाएगी तो किसी भी देश की जो बाउंड्री है, टेरिटरी है, उसके अंदर प्रोड्यूस या उत्पादित जितनी भी सेवाएं हो सकती हैं, जितनी भी क्या हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, कुछ उत्पाद हो सकते हैं, उन सब का एक साल का मॉनेटरी जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है बताया कि भाई भारतीयों की पर कैपिटा इनकम जो है, यानी कि अगर मैं कहूं तो ये थी उस समय पे लगभग 265 रुपए के आसपास। और आज की डेट में अगर मैं एसबीआई के डाटा के हिसाब से बताऊं, और भी अलग अलग एजेंसियां हैं उनके डेटा के हिसाब से बताऊं, तो आजकल ये पहुंच रही है लगभग 1,70,000 के आसपास। कुछ तो ऐसा बता रहे हैं कि ये जो है लगभग कितनी है, ये $2,500, आप ऐसा मान लीजिए, कह सकते हैं 2,500, यानी $2,500 के आसपास भी कुछ डेटाज के हिसाब से इसको बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी ज्यादा है अभी की अगर हम बात करेंगे। वैसे आप सब बच्चे जानते हैं कि हम जीडीपी के मामले में पूरी दुनिया में क्या है, जीडीपी के मामले में अगर हम बात करेंगे, किसके मामले में? जीडीपी के मामले में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मामले की अगर हम बात करेंगे तो अभी हम लोग क्या है, 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे पीपीपी मॉडल के आधार पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के आधार पे बात करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर की है। वी आर द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसके अलावा की जब हम बात कर लेते हैं भाई कि इकोनॉमी की जब चर्चा करी जाएगी तो आप जानते हैं कि अभी क्या किया गया है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का विजन है एट द रेट 2047, 2020 की 2047 की अगर हम बात करेंगे, 2047 की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना। ये प्राइम मिनिस्टर क्या है बेसिकली विजन है, यानी हम 2000 क्या होंगे, 47 तक विकसित भारत बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं? हम क्या करेंगे, जापान को पीछे छोड़ देंगे इकोनॉमी के मामले में। अभी हमने लंदन को पीछे छोड़ा है, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देंगे। पहले नंबर पे अमेरिका आता है, यूएसए इकोनॉमी के मामले में।
दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो चाइना आता है। अमेरिका की अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो लगभग लगभग वो कितनी है, 21 ट्रिलियन डॉलर से 24 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। यहाँ पे चाइना की लगभग आपके पास 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी की बात करेंगे तो कितनी है, केवल 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी क्या है, इकोनॉमी है। तो हमसे जो पहले हैं उसका नाम क्या है, एक तो जापान है जो तीसरे नंबर पे है, और जर्मनी हमसे पहले है यानी वो चौथे नंबर पे। हम कौन से नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे। तो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा स्टैटिक्स देने का काम करते हैं, सांख्य की गणना करने का काम करते हैं, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी साहब। उसके बाद में आरसी दत्त साहब करेंगे और अन्य महानुभाव बाकी आकर के इसके बारे में जानकारियां देते। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। सब बच्चे बताइए क्या आंसर है। स्वागत है भाई आपका नाज साहब, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट बताइए। भारत में प्रारंभिक अंग्रेजी प्रशासन के संदर्भ में किस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भारतीय मामलों का मंत्री बना? क्या है सही आंसर? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, अंडर विच एक्ट वॉज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेड द मिनिस्टर ऑफ इंडिया अफेयर? क्या है आंसर? सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी, सभी बच्चे, सभी लाडले आंसर करो जल्दी भाई, क्या है सही आंसर? बहुत बढ़िया भाई निरंकुश। चलिए सुन ले ध्यान से, मैं बता देता हूं आपको। नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा पढ़ लो भाई, एक बच्चे का आंसर सही है सिर्फ और सिर्फ सोनाली का, और वो भी इसलिए सही उसका ये है कि उसका पहली बात तो हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका आंसर सही है। और बेटा बाकी का तो क्या ही होगा, है ना, तुम्हारा क्या होगा। अब मैं डायलॉग नहीं दे सकता शोले वाला, नहीं तो फिर मैं क्या है, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है बेटा, तुम बाहर आओ फिर क्लास में आओ, फिर मैं बताता हूँ तुमको। ऑनलाइन क्लास से पता नहीं होता है कौन क्या क्लिप काट देता है, क्या कोई एफआईआर करवा देगा, कुछ पता नहीं होता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल कंट्रोल में रहना पड़ता है। लेकिन तुम सुधर जाओ, जो जो गलत जवाब दे रहे ना, ये मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को तुम में से। पढ़ लो, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। हाँ, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। सरकारी नौकरी बहुत आसान नहीं है आजकल, एग्जामिनेशन निकालना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए 147, हमारी लगभग अभी 143 करोड़ की आबादी है, और हर विषय में क्या है आप देखेंगे, हर विषय के अंदर हमारे देश में लाखों इंजीनियर की फोर्स आ रही है, लाखों बीएड करके आ रहे हैं हमारे देश के अंदर। हजारों की संख्या में नेट जेआरएफ, 60,000 के आसपास नेट जेआरएफ जो है बच्चा निकालते हैं। 65, मान लो 65,000, जिसमें 60,000 क्या है नेट हैं और 5,000 क्या है जेआरएफ हैं, इतने लोग आते हैं। फिर दुनिया भर के पढ़ने वढ़ने वाले लोग हैं, आप सोचो आप, है ना, दुनिया भर के आप देख लो, डॉक्टर इंजीनियर आ रहे हैं, तो बताओ तुम्हारा नंबर किधर आएगा, कैसे मैनेज हो पाएगा? इसलिए क्या कर लो, मौका है, पूरी ताकत लगा दो, एकदम ताकत झोंक दो, अभी हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा। अगर एज बढ़ेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे, इसलिए सीरियसली ले लो, टेक ऑन सीरियस नोट। यहां पे इसको जो सही आंसर है वो है पिट्स का इंडिया एक्ट। देखिए यहां पे क्या होगा, पिट्स इंडिया एक्ट आता है कब, 1784 के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, जो कंपनी के काम है, पहला जो रेगुलेशन एक्ट है ये क्या करता है, ये सेंट्रलाइजिंग की शुरुआत होती है यहाँ से। 1773 के अंदर क्या होगा, जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को रेगुलेट करने के लिए लेकर के आया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन इधर यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया जाएगा, यहाँ पे उसके जो कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका नाम है, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो क्रिएट किया गया है। पहले क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या है 24, और ये क्या है, ये प्रॉपराइटर हैं, यानी कि ये शेयर होल्डर हैं कंपनी के अंदर, ये मान लीजिए।
तो ये क्या करते हैं, सारा का सारा कंपनी का कमर्शियल अफेयर देखते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसके लिए किसको क्रिएट किया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया था। कब, यहां पे याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी इज द राइट आंसर। यहां पे 1813 के चार्टर एक्ट की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे एजुकेशन की भारत में शुरुआत होती है, ठीक है कि नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया जाता है, भारतीयों को क्या है, शिक्षा दी जाएगी, उसकी व्यवस्था करी जाएगी। अंग्रेज पहली बारी क्या करते हैं, 1 लाख रुपया देने के लिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 1 लाख रुपी विल बी स्पेंड ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लॉर्ड मैकोले को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि भारतीयों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो डाउनवॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी लेकर के आता है, ये सब हम बता चुके हैं आपको। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की जब हम बात करते हैं तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है, ठीक है कि नहीं। एज ए उसको कंपनी का काम खत्म कर दिया जाता है, अब उसका काम था प्रशासन चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी इज द राइट आंसर,